कितने लोग हैं जिनको मालूम है कि राशि कितनी होती है? हैंड राइज कर दे। जैसे मैं अपना, हाँ ठीक है, 5 लोगों ने बोला कि 6 लोगों को मालूम है। ओके, 7 लोगों को मालूम है। अच्छा, 7 लोगों को मालूम है कि राशियां कितनी होती है। इसमें अभी टोटल पर्सन 14 हैं, उसमें से 7 लोगों को मालूम है और हम 2 लोग हैं, तो मान लो 9 लोगों को मालूम है। बाकी 5 लोगों को नहीं मालूम। शायद 11 लोगों ने कहा कि राशियां मालूम है। ओके, इसका मतलब राशियां सबको मालूम है कि राशियां होती है। तो राशियां कितनी होती है, कोई बताएगा? राशियां कितनी 12 होती है 12 आप? ओके, 12। इसमें चैट बॉक्स सबको दिख रहा है, उसमें लिखेंगे कि राशियां कितनी होती है। ये यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखेंगे। चैट बॉक्स में एस के गुप्ता ने लिखा था पहले से, क्या मीटिंग शुरू हो गई है, तो वही पर आप सब लोग लिख सकते हैं। हाँ, 12 होती है, कुणाल ने लिखा है। ओके, एस के गुप्ता जी ने भी लिखा है 12 होती है। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? 12 होती है, ये कंफर्म करने के लिए सब लोग बताएंगे कि हाँ 12 होती है। हो सकता है 11 होती हो, 13 होती हो। ओके, हाँ ठीक है, देख लिया। एस जी गुप्ता जी ने भी बताया है। एस जी ग्वालियर, ये क्या आपका नाम क्या है सर? एस जी ग्वालियर, जो आपकी जो इसमें मेल आईडी है, अपना नाम लिखेंगे। निकुंज चौरसिया जी, आपने नहीं लिखा है, काफी लोगों ने नहीं लिखा। सर जय गणेश। सर वो मुझे मिल नहीं रहा ऑप्शन चैट लिखने का। सर मेरे अरे पास भी वही चैट का ऑप्शन नहीं है। चैट का ऑप्शन सबको दिखेगा, थोड़ा आपको ऊपर नहीं। नीचे जाना पड़ेगा। देखिए सर उसमें लिखा हुआ है चैट इन चैनल मीटिंग इज ओनली अवेलेबल टू टीम मेंबर्स। अच्छा अच्छा, ओनली टीम मेंबर्स, तो हमने तो आपको मेंबर्स बनाया हुआ है। आई डोंट नो सर, पर हम नहीं कर पा रहे, चैट में लिख कोई नहीं पा बात रहे। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए ये इस प्रकार का आपको, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ये दिख रहा होगा। और यहाँ पर ये रिएक्शन भी लिखा है, यहीं पर चैट लिखा है हुआ है। ये रिएक्शन, ये चैट वाला बटन है, ये पीपल के पास होता है। वहां पर कन्वर्जन लिखा होगा, आपके में कुछ और लिखा होगा, रिएक्शन चैट की जगह कुछ और लिखा होगा। नहीं देख सर, सकते वही क्लिक कर रहे हैं और वही वो कह रहा है कि ये सिर्फ टीम चलिए, कोई मेंबर्स बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। जिन लोगों का नहीं कर रहा है वो ठीक है बोल सर। सकते हैं, वो लोग बोल सकते हैं अपने बारे में। जी तो राशियां 12 होती है, सब लोग सहमत हैं? जी। ओके, हाँ जी सर 12। चलिए मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ कि 12 राशियां जो होती हैं वो उनके नाम क्या है। तो सबसे पहले धर्मवीर जी बताएं, 12 राशियों के नाम क्या है? धर्मवीर जी ने तो लिखा भी नहीं है कि राशियां 12 होती हैं, सॉरी छोड़ दीजिए। अच्छा मुझे हाँ, नहीं मालूम, मैं समझ गया, क्योंकि आपका हैंड राइज नहीं हो रहा है। और मनीषा जी, आपने भी हैंड राइज नहीं किया है, तो आपको मालूम है क्या 12 राशि होती है, कौन सी होती है? यस सर, मालूम है। मत रखो यार। बताएं। सर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। बहुत बढ़िया। सुनील गौड़ साहब, आप बताएं 12 राशियों के नाम। जी मैंने गुरुजी अपना नाम उसमें डाल दिया, आप संभवतः बिल्कुल सुनील गौड़ आपका। जी, मैं समझ गया, आपका नाम मैंने देख लिया। आप जी 12 जी जी राशियों के जी नाम जी। बताएंगे बोल के? हाँ जी गुरुजी, मैं प्रयास करता हूँ। मैं वैसे तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मीन। कोई रह गई गुरुजी बीच में? मकर, कुंभ, मकर, मीन। मकर, कुंभ, मीन। जी गुरुजी। ओके, देखिए निकुंज चौरसिया, आपको मालूम है 12 राशियां? आपका हैंड राइज नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर पता है। पता है, बता दीजिए। सर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। वेरी गुड। कुणाल, आपको मालूम है? जी गुरुजी, मेष, बोलिए। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ओके, और शिल्की जी, आपको 12 राशियां मालूम है?
हाँ सर। बताइए बताइए। हाँ जी सर। मेष, सिंह, धनु, कुंभ, मकर और मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कन्या, मीन। ओके ओके, आपकी जो राशियां आपने बताई ना, राशियां तो आपको मालूम है, लेकिन सब ऊपर नीचे हो रही है ना। यही मेरे को जानना है कि कितने लोग उसको क्रम से बता पा रहे हैं और कितने लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं। ये मैक के नाम से जुड़े हुए हैं, MAK। आप अपना परिचय देंगे? मैक जी, मयंक क्या सब नाम है। नाम आपका? मयंक नाम है, मयंक नाम है मेरा। मयंक, मयंक पूरा? मयंक शर्मा। ओके, आप ज्योतिष प्रवेश ग्रुप में हैं? हाँ, मुझे किसी ने आप ये इसका लिंक शेयर किया था, तो मैं इसलिए इसमें जुड़ा हूँ। हाँ हाँ, धन्यवाद, आप आए, अच्छी बात है। अलका जी, आप इनका कांटेक्ट नंबर लिख लें। गुरुजी मैंने ही मयंक फोन जी, आप किया अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। था। मेरे पास है गुरुजी, मैंने ही किया था। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो चलिए, आप आए, अच्छी बात है। आपको 12 राशियां मालूम है? जी जी बिल्कुल, 12 ठीक, राशियों का बिल्कुल, मेष, अच्छी बात वृषभ, है। मिथुन, आज कर्क। देखिए, जब हम ज्योतिष को पढ़ते हैं तो ज्योतिष की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है कि हमें शुरू में 4 चीजें ऐसी है जो हमें पढ़नी होती है। नंबर 1 राशि, नंबर 2 ग्रह, नंबर 3 नक्षत्र, और नंबर 4 भावास, यानी कुंडली के 12 भाव। अगर ये, अब बाकी सब लोग अपने हाथ नीचे कर लीजिए, जब दोबारा कोई क्वेश्चन होगा तो हाथ कर लेंगे, तो वापस दबा देंगे तो हाथ नीचे चले जाएंगे। कुछ लोगों के हाथ अभी खड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या होता है, जब हम आपको कुछ पूछना हो तब भी आप हैंड राइज कर सकते हैं। तो हाँ, प्रीति नेमा जी से मैं नहीं पूछ पाया, आपको 12 राशियां मालूम है प्रीति जी? सर सीक्वेंस भी नहीं पता है लेकिन मालूम है। ओके ओके, ठीक ठीक। तो विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? कोई बता पाएगा? चलिए, हमारे ज्योतिष में विज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपको अगर ज्योतिष का ज्ञान है तो उसमें क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके बाद क्या आएगा। जैसे मेष के बाद वृषभ है, वृषभ के बाद मिथुन है, मिथुन के बाद कर्क है, उसके बाद सिंह, फिर कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस क्रम को नहीं भूलें, और इस क्रम को भी नंबर में रखें। आपकी जो 4 उंगलियां हैं, इस उंगलियों पर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे उंगलियों पर उनको गणना में अगर आपसे कह दिया जाए कि 5 नंबर, तो आप तुरंत बोले सिंह राशि, और आपसे बोल दिया जाए 8 नंबर, तो आप तुरंत बोले वृश्चिक राशि। तो जितने लोगों को राशियां याद हैं वो उनको नंबर के साथ एक उसमें कर ले। जैसे ही बोल दिया जाए कि आपको 9 नंबर, तो आप बोल देंगे धनु। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से ज्योतिष जानते हैं और उनको मालूम भी है। लेकिन अब चूंकि हम ज्योतिष को पढ़ाई के रूप में, एक सिलेबस के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, तो वह हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है कि हम क्रम से उसको रीड करें। तो जितने लोगों को याद नहीं है वो कहीं से इन राशियों को लिख लें। कैलेंडर में भी आती हैं, आपके पंचांग में भी आती हैं, और आपके पास अगर बुक्स आ गई हैं तो बुक्स में दी हुई है। और जिनके पास बुक्स नहीं आई हैं, अलका जी को ऑर्डर कर दीजिएगा। और अलका जी, मेरा जो QR कोड है वो शेयर कर देना, तो उस पे जो है पैसा आ जाएगा तो रणवीर को पहुंच जाएगा, है ना। तो आप उस पे 1700 रुपया P1 के लिए आप दे सकते हैं, आपके घर पे किताबें पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर आपको किताबें कम चाहिए या पूरी किताबें नहीं चाहिए तो उतना पैसा डिडक्ट करके भेजिए, या हम बता देंगे कि इसका इतना कम लगेगा तो उतना। और अगर आपके पास बुक्स हैं तो मत लीजिए, बुक्स लेना कोई अनिवार्य नहीं है। जब हम पढ़ाएंगे तो कुछ नोट्स भी आपको शेयर करेंगे, तो जो लोग बुक्स नहीं ले रहे हैं तो उनसे हमारी कोई जबरदस्ती नहीं होगी कि आप बुक्स लीजिए, लेकिन बुक्स में आपको एक इकट्ठा सिलेबस एक जगह मिल जाता है, ये आपके फायदे की बात है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको राशि नंबर से याद होने चाहिए, और राशियों का क्रम टूटना नहीं चाहिए। ऐसे ही ग्रह होते हैं। ग्रह कितने होते हैं, कौन बताएगा? सर 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह होते हैं। निकुंज जी बोलते हैं 9 ग्रह होंगे। मनीषा जी, कितने ग्रह होते हैं?
कुणाल बताओ। नौ सर ग्रह। आपने बताया था कि दो तो तारा होते हैं और राहु केतु को हम ग्रह नहीं मानते, और फिर उसके बाद में फिर 5 ही ग्रह हुए। 5 ही ग्रह होते हैं, ओके। मैंने क्या ज्योतिष प्रवेश में जो प्रतियोगिता थी उसमें बताया था या क्लास में बताया था? नहीं सर, आप जो दोनों बताया था। क्विज दोनों देते हैं ना, वो जो उसमें हाँ हाँ हाँ, क्विज में बताया था, बिल्कुल ठीक। तो वहां जो बताया था कि 5 ग्रह होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं और सूर्य और चंद्र को ग्रह नहीं माना गया। इसका मतलब ग्रह 5 होते हैं, क्योंकि ग्रह किसको कहते हैं? अच्छा, ग्रह किसको कहते हैं, कोई बता सकता है ग्रह किसको कहते हैं? सूर्य के आसपास जो चक्कर लगाते हैं, साइंस के हिसाब से उनको ग्रह बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सूर्य के आसपास, हाँ, सूर्य की जो आवृत्ति करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और जो चलते हैं उनको ग्रह कहते हैं, सीधी बात ये है। जो चलते हैं उनको ग्रह। हाँ, खेचराहा मतलब जो आकाश में चरण करते हैं, चलते हैं, और जिन पर जीवन की संभावना हो सकती है, होती है या हो सकती है, वो ग्रह होते हैं। क्योंकि चलते तो तारे भी हैं, कुछ तारे चलते हैं, कुछ तारे नहीं चलते, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ग्रह नहीं है, लेकिन वहां पर संभावना नहीं है, जीवन की संभावना नहीं, वहां पर बहुत सी चीजें नहीं है। लेकिन जिन ग्रहों पर हमारे एलिमेंट्स हैं, 5 तत्वों में से कुछ है, कुछ तत्व वहां पर हैं, तो वहां पर वो ग्रह होते हैं। और विशेष करके जो सूर्य के प्रकाश से चलते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से चलते हैं, अगर सूर्य उनको रोशनी, सूर्य अपनी ऊर्जा देना बंद कर देता है तो वो रुक जाते हैं। और जब ग्रह रुक जाते हैं, निकुंज जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर, वो अच्छा, हैंड अपना दिख रही हाथ, है। आपका हाथ दिख रहा है इसलिए मैंने कहा। जी, जी, अच्छा, जी। जब ग्रह रुक जाते हैं, तब क्या सूर्य उनको प्रकाश देना बंद कर देता है या उनकी कोई और पोजीशन हो जाती है? उनको क्या कहते हैं जब ग्रह रुक जाते हैं? तो बता सकता है? पुराने स्टूडेंट्स में वो भी बता सकते हैं। ग्रह अगर अपनी जगह स्टिल हो गया, रुक गया, उसे क्या कहेंगे? हाँ, यशराज बताइए। सर स्टेशनरी प्लैनेट बोलते हैं। स्टेशनरी प्लैनेट, ओके। स्तंभित अवस्था ऐसे कुछ बोलते हैं सर। ओके, ठीक है, वो स्टिल हो जाता है अपनी जगह, लेकिन एक्चुअल बात है कि उसके पास ग्रह का, सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा, और धीरे धीरे वो अपनी वक्रता को प्राप्त करता है और फिर वो वक्री कहलाने लगता है। एक्चुअल में तो ग्रह रुक गया अपनी जगह, ग्रह अपनी जगह रुक गया, ग्रह कभी वक्री नहीं होते, हमें वक्री चलते हुए प्रतीत होते हैं। सूर्य आगे निकल गया है, ग्रह अपनी गति के कारण और आगे निकल गया, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ने के कारण सूर्य का प्रकाश उनको नहीं मिल रहा, इसलिए वो अपनी जगह रुक गया, क्योंकि जब सूर्य वहां उसके नजदीक आएगा तब उसे प्रकाश मिलेगा और फिर वो चलने लगेगा। और इस अवस्था को हम अगर ज्योतिष की भाषा में आगे पढ़ेंगे आप, तो वो वक्री स्थिति, वक्री माने लगेगा कि उल्टा चल रहा है, जबकि ग्रह उल्टे नहीं चलते। इसको हम बहुत गहराई से आगे जब वक्री की बात पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि वक्री होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन आपने कभी वक्री के बारे में सुना है? यस सर, सुनना है। ओके, सभी लोगों ने सुना है ना वक्री? जी सर, जी अच्छा, सर। ओके। तो जब ग्रह वक्री होगा उसके बारे में हम जानेंगे। ऐसे कौन से ग्रह हैं जो सदैव वक्री रहते हैं? राहु सर केतु दो, हमेशा वक्री राहु रहते राहु और बिल्कुल, केतु। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, इसका मतलब वो हमेशा उल्टे पीछे से। की ओर चलते हैं, जो जो उल्टे चलते हैं। अच्छा, राहु केतु उल्टे क्यों चलते हैं? सर ये छाया ग्रह है, छाया हमेशा पीछे रहती है, इसलिए वो उल्टे चलते हुए प्रतीत होते हैं। क्या बात छाया है, है वो बहुत एक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम पौराणिक कथाओं के संदर्भ में भी बात कर सकते हैं और हम एस्ट्रोनॉमिकल दृष्टि से बात करते हैं। जो आपने एस्ट्रोनॉमिकल उदाहरण दिया कि छाया है, तो छाया हमेशा पीछे चलती दिखती है, ये आपका उदाहरण ठीक है।
लेकिन अगर हम इसको पुराण की बात में कहें तो पुराण के रूप में इसे देखा जाए तो ये सूर्य के विरोधी है। विरोधी है कि नहीं? यस सूर्य सर, के विरोधी है। बहुत विरोधी। अच्छा, अब जो भारत के विरोधी है वो कैसे चलते हैं मालूम है? अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। जो भारत के विरोधी है वो कैसे चलते हैं, कोई बताएगा? उल्टा चलते हैं गुरुजी। उल्टा चलते हैं। कुछ एक आध क्रिया उनकी उल्टी बता सकते हैं? जैसे पाकिस्तान है, आतंकवादी भेजता है, कभी कुछ भेजता है, कभी नहीं बम नहीं फोड़ता नहीं, है। सामान्य भाषा में बात करें, हम हाथ ऐसे धोएंगे, वो हाथ ऐसे धोएंगे। हमारी रोटी जी सीधे तवे पे बनेगी, उनकी रोटी उल्टे तवे पे बनेगी। जी गुरुजी, है जी, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। उल्टे चलते हैं जी। ना। तो राहु को जो हमने जब हम राहु की बात करेंगे, जब ड्रैगन हेड की बात करेंगे तो हम उसको क्रिश्चियन कहेंगे, मतलब उसको हम ये मानेंगे कि वो हमारा जो हमारा अपोजिट पर्सन है वो है वो राहु। यानी जब राहु नेगेटिव हो जाए या किसी को राहु दिखे या राहु से संबंधित बात हम करें, तब हम उसे उपाय जब बताते हैं, तब हम क्या उपाय बताते हैं? हम ये बताएंगे कि अपने से विधर्मी व्यक्तियों को आप कुछ दो, तब वो प्रसन्न होगा और आपका राहु आपको सपोर्ट कर सकेगा। तो विधर्मी माने जो आपके धर्म के नहीं है। गीता में तो लिख दिया भैया कि भले ही मर जाओ लेकिन अन्य धर्म को स्वीकार नहीं करो। किसी ने पढ़ा है कि ये गीता में एक लिखा है ना? ये जी सर, पढ़ा है। पढ़ा है। पढ़ा है। हाँ, ओके। अपने धर्म में मरना भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, एस के गुप्ता जी ने बहुत बढ़िया कहा। ये पूरा श्लोक के रूप में भी दिया है वहां पर। और आपने उस वक्त अपने घर में, अपने धर्म में मरण भी अच्छा है, लेकिन दूसरे का धर्म पर धर्म, ऐसे वहां पर श्लोक आएगा। चलिए, तो कहने का, लेकिन यहाँ समस्या ये आ जाती है कि जब व्यक्ति जी रहा है, जब हम जी रहे हैं, तो आप में से कितने लोग हैं जो अपने लिए जीते हैं? हाथ उठा दें कि मैं अपने लिए जीता हूं। कोई नहीं जीता अपने लिए ज्यादातर लोग अपने लिए जीते हैं। है? अपने लिए नहीं जीते। बिल्कुल ठीक है। लोग अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा जीते हैं। क्या ये बात सही है? अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा जीते। इस बात पे कोई हाथ उठाएगा कि हाँ ये बात सही है? सर हाँ ये गुरुजी, ये बात बात सही। बिल्कुल ठीक है कि अपने से ज्यादा अपनों के लिए जीते हैं, लेकिन स्वार्थ उसमें अपने लिए ही होता है, क्योंकि हम अपनों के बिना नहीं रह सकते। इमोशनल इंसान है, भावनाओं से जुड़े हुए। तो मतलब वो कहते हैं ना, इनडायरेक्टली। बिल्कुल सही। आप शैलजा जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। जब तक हम, अब या मैं इस बात को दूसरी तरह से शो करूंगा, हम अपनों के लिए जीते हैं कब और अपने लिए जीते हैं कब? हम जब अपने लिए जीते हैं, जब जब हम मनुष्य होते हैं। तो क्या हम अपनों के लिए नहीं जी रहे तो हम मनुष्य नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। मनुष्य तो हम तब भी हैं, लेकिन हम अपना कुछ दायित्व समझने लगे। तो जब व्यक्ति अकेला होता है, तब वो दो पैर का होता है और दो पैर का मनुष्य होता है कि नहीं? शादी से पहले गुरुजी। शादी से पहले तो अपने आप में मस्त रहता है जहां तक, उसे कोई मतलब नहीं है, माता पिता की चिंता नहीं, भाई बंधु की चिंता नहीं, वो तो अपनी खुशी से खुशी। ठीक है? ये शादी से पहले की स्थिति आप देख लीजिए, 99% ऐसी स्थितियां होती हैं। 5-10% ऐसे लोग भी होते हैं जो बचपन से ही जवाबदार और सिंसियर भी हो जाते हैं परिवार के लिए, माता पिता के लिए। लेकिन मैंने 90% लोगों को देखा है कि वो अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसी शादी हो जाती है तब उन्हें अपने पार्टनर की चिंता होती है, स्पाउस की। तब उसके कितने पैर हो जाते हैं? 4 पैर हो जाते हैं। 4 पैर वाला कौन होता है?
चौपाया होता है गुरुजी, फिर चार, दो पत्नी के हो गए, दो पैर अपने हो गए, वो दूसरी हाँ तो भाषा में। चौपाया हो गया ना, पशु हो गया, तो उसका जो जीवन हो जाता है वो चौपाए की तरह हो जाता है। चौपाई की तरह हो जाता है गुरुजी। हाँ, जी। चौपाए की तरह हो जाता है, और वो दोनों एक दूसरे की चिंता करने लगते हैं। अब तब वो अपनी चिंता नहीं करता, तब वो अपनी चिंता भूल जाता है। पति है तो पत्नी की चिंता कर रहा है, पत्नी है तो पति की चिंता कर रही है, और ऐसा 80% केसेस में देखा जाएगा। देश काल पात्र के अनुसार सब बदल रहा है, उसे हम बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारी संस्कृति में लिखा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जी साल 2 साल बाद, 4 साल बाद एक बाल गोपाल हो जाता है, कितने पैर हो जाते हैं? 6 हो गए, 6 पैर हो 6 गए गुरुजी। 6 हो गए, और बच्चे हो गए तो 8 हो गए। तो जो 4 पैर से ज्यादा वाला होता है वो कौन होता है? जिसके पैर 4 से ज्यादा हो। कीड़े मकोड़े होते सर, कीट, कीड़े मकोड़े, भौरा होता है, भौरा। और जी। भौरा। तो हम जो जी रहे हैं, हम जो हमारी जो फैमिली बन जाती है, तो हम भंवर में फंस जाते हैं। काय में फंस जाते हैं? भंवर में, भंवर में, भौरे और की भौरे बन जाते हैं। और भौरे के जी। रूप में हम, जैसे भौरा करता है बिन, करता है कि नहीं करता? जी, तो हम लोग क्या करता है करते गुरुजी। हैं, हम लोग एक मंत्र बोलते रहते हैं, नॉन तेल लकड़ी, नॉन तेल लकड़ी, नॉन तेल लकड़ी, नॉन तेल लकड़ी, नॉन तेल लकड़ी। बोल के देखो जरा मुकेश जी। जी गुरुजी, नॉन तेल लकड़ी, नॉन तेल लकड़ी। हाँ गुरुजी, वो तो नॉन तेल लकड़ी में जिंदगी सिमट जाती है फिर। सिमट जी जाती जी है। जी और वो जी पूरा जो गुरुजी। जीवन है, वो जो हमारा, जो स्वयं का लिए कुछ होना चाहिए था, कुछ आध्यात्म होना चाहिए, जिसमें हमको अपने लिए कुछ सोचना चाहिए, वो हम भूल जाते हैं। और ऐसी कई व्हाट्सएप वगैरह पे आपको मिलती है देखने को, कि एक पिता है, वो टूटे जूते पहने हुए है, टूटी चप्पल पहने हुए है, लेकिन अपने पुत्र के लिए उसने कहा कि मुझे जूते चाहिए, तो उसने जूते दिलाए, ड्रेस चाहिए तो ड्रेस दिलाई, बस्ता चाहिए तो बस्ता दिलाया, लेकिन खुद कोट फटा हुआ पहने हैं। माँ है, माँ ने भी अपने लिए, लेकिन बच्चे के लिए जो जरूरी है पहले उसको दिया। तो ये मतलब एक समर्पण बढ़ता चला जाता है। अब हालांकि सेलजानी ने कहा कि वो अपना स्वार्थ होता है, कि हम सोचते हैं कि बाद में जाके ये हमारा, इससे हमारा नाम बढ़ेगा, हमारी हमारा अस्तित्व बढ़ेगा, हमारी पहचान बढ़ेगी। ये बात ठीक है, ये छुपी हुई बात है, क्योंकि दो तरह की हमारी जीवन शैली में बातें होती हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को हम देख नहीं पाते, लेकिन हाँ ये बात सही है कि हम जब कुछ डालते हैं बीज, तो वो आगे जाकर के हमको ही फलीभूत होता है, लेकिन उस समय हम अपने बारे में भूल जाते हैं। तो मैं भी पूछ रहा था, कितने लोग अपने लिए जीते हैं? इस स्टेज पर जब उसका परिवार बनता है और परिवार में आ जाता है, तो वो अपने लिए जीना भूल जाता है। जी बताइए, गुरुजी। भूल जाते सही हैं कि है। नहीं? आज जी आप गुरु। लोग जितने भी फैमिली में हैं, वो अपने लिए जीना भूल गए हैं। और ये कब तक भूलेंगे? जब तक आपकी फैमिली सेटल नहीं होती, फिर आपको चिंता होगी। और वो चिंता कब होगी? जब जैसे ही आप ज्योतिष में आ गए, जो अकेले थे वो आ गए, जो परिवार के दायित्व में थोड़े आगे बढ़े वो आ गए, और जो चौपाया बनने जा रहे थे, भौरा बनने जा रहे थे, लेकिन कंडीशंस ने उनको ऐसा घेर लिया कि वो ना तो चौपाया बन पाए, न वो भौरे बन पाए। उनकी जीवन में आफत ऐसी आ गई कि उन्हें आखिर आध्यात्म का सहारा लेना पड़ा। तो आध्यात्म का मार्ग कहां से जाता है, कोई बताएगा? सर क्या सवाल है आपका? आध्यात्म का मार्ग कहां से जाता है? मन से सर, परिवार जाता है गुरुजी। आध्यात्म का मार्ग जाता है ज्योतिष से। ज्योतिष। इसीलिए आप सब जुड़े हैं ज्योतिष में, ऐसे ही थोड़ी जुड़ गए हैं। क्योंकि अगर आप ज्योतिष में जुड़े हैं, तो समझ लीजिए कि अब आपके, आज नहीं तो आपके जीवन के पूरे होते होते आपका मोक्ष की गति का समय है। यानी जो जीवन में आदमी कहता है ना, 4 आश्रम होते हैं, या हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो चतुर्थ पुरुषार्थ किसी को मिलता नहीं है, क्योंकि चौथा पुरुषार्थ कब मिलता है? जब हम हरि की शरण में जाते हैं, जब हम देवताओं की शरण में जाते हैं। और देवताओं की शरण में जाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, बताइए?
देवताओं की शरण में जाने के लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं वेद। क्या पढ़ना पड़ता है? वेद पढ़ने पड़ते हैं। वेद। और वेदों को पढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको? वेदों को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? सर आँख, चक्षु। नेत्र, हाँ चक्षु। और वेदों का चक्षु कौन है? ज्योतिष। ज्योतिष। तो आप जब ज्योतिष में जुड़े हैं तो वेदा नाम चक्षुहु है, वेदों का नेत्र है। और वेद हमारे हरि को मिलाने वाले मार्ग हैं। वेदों को कहा गया है श्रुति। क्या कहा गया वेदों को? श्रुति। और उसके आगे बने स्मृति। वेदों को चलाने के लिए बनी है स्मृति कि वेदों का पालन कैसे करें। याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति। कितनी स्मृतियां हैं, कोई बता सकता है? टोटल स्मृतियां कितनी है? टोटल वेद कितने हैं? 4 वेद है गुरुजी। 4 वेद। 4। हाँ, और स्मृति कितनी है? मनुस्मृति। टोटल संख्या मालूम है? 36 स्मृतियां हैं। 36। उपनिषद, पुराण और सूत्र। सूत्र क्या होते हैं? वेदों को कर्म कांड में परिवर्तित करने वाले सूत्र। जैसे पारस्कर गृह सूत्रम, आशुलायन सूत्रम। इनमें क्या लिखा है? सूत्रों में ये बात लिखी है कि आप इस वेद मंत्र का प्रयोग कहां पर करेंगे और कैसे करेंगे। जैसे एक छोटी बात आएगी, विवाह हो रहा है। विवाह में एक मंत्र बोला जाएगा, लाजा होम का मंत्र, जैसे खीलों का होम करते हैं। तो उसमें विधि लिखी है पारस्कर गृह सूत्र में कि आपको लाजा होम कैसे करना है, किस प्रकार से हाथ में लाजा लेनी है, कौन लाजा देगा, कौन छोड़ेगा, हवन में छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है। ये जो विधि होती है, आप सोचते होंगे वेदों में तो विधि लिखी नहीं है। तो ये ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग जो विधि कराते हैं वो कहाँ से मिली? लगता है कि नहीं लगता? ब्राह्मण ग्रंथों से। जी, ब्राह्मण ग्रंथों से। इसमें ये बताया गया है कि कौन सी मंत्र का उपयोग कहाँ किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा। काय में दिया है? ब्राह्मण ग्रंथों में। हाँ, ब्राह्मण ग्रंथों, बिल्कुल ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में, लेकिन सूत्रों में ज्यादा दिया है। याज्ञवल्क्य सूत्र, जो आपका पारस्कर गृह सूत्र और आश्वाइन सूत्र, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों की बात है। ब्राह्मण तो उसी कन्या है, ठीक है, वो वेदों का उपवेद में आता है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, मेरे को दे दो ओढ़ने का। हाँ, तो हमारा जो पारस्कर गृह सूत्र बना है वो यजुर्वेद के लिए बना है। और आश्वलायन गृह सूत्र, आश्वलायन सूत्र जो बना है वो ऋग्वेद के लिए बना है। अगर कोई देखिए, वेदों में भी भाग है। कुछ प्रांतों में, कुछ क्षेत्रों में ऋग्वेद का अनुसरण होता है। जैसे महाराष्ट्र कौन है? विक्रम जी हैं। विक्रम मोहिते, क्या नाम है क्या अभी? यस सर। आपकी तरफ, आपकी तरफ ऋग्वेद चलता है, ठीक है? ओके सर। यही चलता है, आपको नहीं मालूम? नहीं सर, जानकारी नहीं मुझे मालूम। ओके, ऋग्वेद चलता है या यजुर्वेद का दूसरा पार्ट चलता है जिसको कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। जैसे आपके यहाँ मंत्रों के बोलने की जो शैली होती है वो अलग प्रकार है। हम गणपति हवामहे कवि कवीनाम, ऐसे बोलते हैं हमें, ऐसे बोलते हैं। हाँ सर। कभी सुनना। हाँ सर। और हमारी तरफ बोलते हैं गणपति हवामहे। ये शुक्ल यजुर्वेद की शैली है। तो यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल और कृष्ण। ऋग्वेद है, तो वेदों में जो ऋग्वेद है वो क्या है और यजुर्वेद क्या है, और उसके बाद कौन से वेद है? 2 सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है वो पूरा हमारा संविधान है। जैसे भारत का संविधान बनाया गया, ऐसे ही सृष्टि का संविधान है ऋग्वेद।
पूरा संविधान उसके अंदर लिखा हुआ है। सृष्टि कैसे चलेगी, सृष्टि में कोई कार्य कैसे किया जाएगा, अग्नि आएगी तो कैसे आएगी, जल आएगा तो कैसे आएगा, वायु आएगी तो कैसे आएगी, किन सूक्तों के पाठन से ये चीजें प्राप्त होंगी, लेकिन उसको टेक्निकल रूप से कैसे प्रयोग किया जाए ये लिखा है यजुर्वेद। यानी कि अगर आप अब विषय में आएंगे कि जब आप किसी की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं कि ये बच्चा काय में जाएगा, बोले ये तो आर्ट्स में जाएगा, हिस्ट्री में जाएगा। हिस्ट्री में जा रहा है इसका मतलब उसकी कुंडली में ऋग्वेद प्रभावी है, ऋग्वेद प्रभावी है, इसीलिए वो हिस्ट्री की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप उसे कह रहे हैं टेक्निकल में जाएगा, अगर टेक्निकल नॉलेज में जाएगा तो वो कौन सा वेद प्रभावी होगा उसके ऊपर? यजुर्वेद। तो आपको ये भी बताएंगे कि ऋग्वेद का ग्रह कौन सा, राशि कौन सी, और यजुर्वेद का ग्रह राशि कौन सी। देखिए आप आज की डेट में जो विद्याएं देख रहे हैं ये विद्या पहले तो नहीं थी, ये विद्या तो तब की चली आ रही है, लेकिन पहले इन विद्याओं को किस नाम से जाना था और आज हम इन्हें किस नाम से जानेंगे, कैसे पकड़ेंगे कि ऋग्वेद वाला क्या करेगा। उसमें तो लिखा है और ऋग्वेद का अध्ययन करेगा, अगर ग्रह ऐसे ऐसे हो और इस प्रकार की पोजीशन होगी तो जातक ऋग्वेद पढ़ेगा। अब आप कहोगे ऋग्वेद आज की डेट में कौन पढ़ता है? आजकल तो कोई अपने बच्चों को वेद नहीं पढ़ाता। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई संगीतकार बनेगा, कोई इतिहासकार बनेगा, रिसर्च में जाएगा। तो ये सब हम कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, देश काल पात्र के अनुसार उनको समझना पड़ेगा कि उन वेदों के दूसरे अर्थ क्या है। समझ गए ना आप? अच्छा, सामवेद में क्या है? ऋचाओं का गान किया म्यूजिक जाता का नॉलेज है सर। हाँ, म्यूजिक का नॉलेज है, संगीत का नॉलेज है। तो जितना भी हमारा संगीत है, स्पिरिचुअल है, आपका म्यूजिक है या साज सज्जा है, जितना भी साज सज्जा है वो सब इसके अंदर छुपी है। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन है। औषधियों का आयुर्वेद है गुरुजी। बिल्कुल। हाँ, और और उसमें झाड़ फूक तंत्र मंत्र के बारे में आर्थिक बताया। गतिविधियां हैं। देखिए सबसे जो टेक्निकल, यजुर्वेद से भी ज्यादा जो टेक्निकल है या विज्ञान छुपा है, सबसे ज्यादा विज्ञान छुपा है वो अथर्ववेद में छुपा है। विमान शास्त्र की बात करोगे तो भी आपको अथर्ववेद में मिलेगा, और अगर आप चिकित्सा की बात करोगे तो वो भी आपको अथर्ववेद में मिलेगा, और अगर आप आर्किटेक्ट की बात करोगे तो वो भी आपको अथर्ववेद में मिलेगा। अथर्ववेद सब वेदों में सबसे ऊपर आ जाएगा आज के समय में। तो भैया कौन सा ग्रह है जो अथर्ववेद से जोड़ेगा, इसको जानेंगे हम आने वाली क्लासों में। मंगल, शनि, हाँ जो भी है आप, जी ठीक है, गुरु। एक दो लोगों को हो सकता है कुछ बातें मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम, आप ढूंढिए, खोजिए। अभी इसीलिए मैंने कहा ये क्लास कम डेमो कम क्लास है, और आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ देगी ये क्लास कि आप उन चीजों को ढूंढ के रखिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको वो चीजें बड़े काम आने वाली है, क्योंकि ज्योतिष का फलित करना समय के अनुसार आपको परिवर्तित करके बोलना, इसके लिए आपको अपना लेवल ब्रॉड करना पड़ेगा। वहां जो लिखा है वो एज इट इज घटित नहीं होगा, लेकिन पढ़ना आपको पहले उसी को पड़ेगा तो उसमें लिखा है। बाद में आप उसको अपने समय के अनुसार, आज की परिस्थितियों के अनुसार कि आज उस चीज को हम किस रूप में देख पा रहे हैं, बदल के बोलना पड़ेगा। और ये ज्योतिष की खूबसूरती है, लेकिन उसके लिए अभी से हमको उसके लिए पारंगत होना पड़ेगा। तो ये जो आपकी क्लासेस बन रही है, ये क्लासेस चल रही है, इनमें आपको ये सबसे बड़ी बात है इस पे ध्यान देना। चलिए मैं वेदास की बात ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हम वेद पढ़ाएंगे, जो हम सामान्य ज्योतिष पढ़ाएंगे उसमें पूरा वेद है, उपवेद है, पुराण है, श्रुति स्मृति है, भारत की रचना कहाँ से हुई, कितने हमारे समुद्र हैं, कितने हमारे द्वीप हैं, सारी बात हम उसके अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि सामान्य ज्योतिष जो हमारा पहला पेपर है, और वो दिखता सामान्य है लेकिन सामान्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सामान्य ज्योतिष को हम आखिरी तक नहीं छोड़ सकते। आखिरी तक क्या? जब हम
अभी जो मैं बात कर रहा हूं, प्रारंभ में भी सामान्य ज्योतिष है, अंतिम भी सामान्य ज्योतिष है, क्योंकि सामान्य ज्योतिष में ही ये सब धर्म अर्थ काम मोक्ष के रहस्य छुपे हुए हैं, दिखने में सामान्य है। और दूसरा हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी, तो हम ग्रहों के नक्षत्रों के जो वैज्ञानिक कारण को जानेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल की कैसे ग्रह दिखते हैं, कैसे चलते हैं, तारे टूटते हैं, धूमकेतु, उल्का उल्का जो भी बातें हैं वो आना चाहिए। चलिए, ग्रह भी आपने बता दिए कि 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों में से ग्रह 5 कहलाते हैं। लेकिन अगर हम पुराणों में जाएं, तो वहां पर हमको 9 ग्रह लिखे मिलेंगे। क्यों? कैसे सिद्ध करेंगे पुराणों के अनुसार कि ग्रह 9 होते हैं? कोई बता सकता है? पुराणों के अनुसार ग्रह 9 होते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे? कुणाल है क्लास में? गुरुजी हम तो नहीं बता सकते। हाँ गुरुजी। अरे मुकेश गौतम जी, आप नहीं बता सकते? ब्रह्मा मुरारी का मंत्र बोल दो। नहीं गुरुजी वो तो नहीं ब्रह्मा गुरुजी, मुरारी मंत्र तो बोलो, वो वाला मंत्र तो बोलो। भानु सचिवु मिथितौ बुधस्य। बोलो, कौन बोल रहा है? कुणाल बोल रहा है? हाँ। बोलो बोलो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सचिवु विष्णु बुधस्य गुरुज शुक्र शनिराहु केतवा कुर्वन्तु सर्वे प्रभातम। बहुत बढ़िया। तो इसमें तो सारे ग्रह आ गए। मुकेश जी आप बताएं। नहीं गुरुजी 9 ग्रह तो आगे, हाँ मंत्र तो यही है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो यहाँ पर सर्वे ग्रह लिखा है ना, सर्वे ग्रह लिखा है, इसका मतलब राहु केतु भी ग्रह है। जी गुरुजी। पुराण देखिए यही बात होती है, पुराण कहता है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ बात टेक्निकली तो वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं, लेकिन पौराणिक भाषा में हमें वैसा सोचना पड़ेगा, वैसा बोल। मनीषा जी बोलिए, क्या कह रही हैं आप? सर इसलिए बोलते हैं शायद कि ज्योतिष में हम पृथ्वी को फिक्स मानकर और बाकी को घुमाते हैं। मतलब भू केंद्रीय पद्धति से हम इसको पढ़ते हैं, इसलिए इनको तारे होने के बावजूद भी हम ग्रह मानते हैं, चलायमान मानते हैं सूर्य नहीं को। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। पुराण में बात अलग होगी, मैं बताऊंगा अभी आपको। चलिए अमेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? अमेश वाचस्पति जी। आपकी आवाज नहीं क्लियर हो रही है अमेश जी। सर अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि ग्रह 5 होते हैं। आ रही है सर, आवाज मिल पा रही है? हाँ आ रही है। और सर अभी आपने ये भी कहा था कि हम सन को और मून को ग्रह नहीं लेते। ठीक है, तो फिर 5 कौन से लिए थे हमने? और हमने राहु केतु भी नहीं अच्छा लिए। ठीक है ठीक है, आपकी बात बस इतनी है कि और भी कुछ है? हाँ सर यही है। अच्छा, बार कितने होते हैं? सॉरी सर, बार 7। उसमें सूर्य चंद्र को हटा के फिर कितने बार बचे? 5। कौन कौन से? सर सूर्य हटा दिया, सन वो रविवार हटा दिया, हाँ। और मून मंडे हटा दिया सर। हाँ। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। कितने हो गए? करेक्ट 5 हो गए सर। ठीक है सर। इसीलिए इनको कहा गया पंचतारा ग्रह, केवल यही होते हैं। लेकिन मैंने कहा कि एस्ट्रोनॉमी, अब मैं जो बताना चाह रहा हूं, मनीषा जी आप भी सुन लीजिए, और सब लोग हाथ नीचे कर सकते हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूं, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में बड़ा झगड़ा है। जब दो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी वाले मिलते हैं तो आपस में दोनों ऐसे होते हैं जैसे दो बैल लड़ रहे हो। क्यों? एस्ट्रोनॉमी कहीं आपको सिद्धांत कुछ और बोलेगी, एस्ट्रोनॉमी आपको थोड़ा सा धकेलेगी कुछ ही और, लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपको कहीं और ले जाएगी। और इसलिए एस्ट्रोनॉमी पढ़ने वाले मिलेंगे कम। आप में से कितने लोग हैं जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ना चाहते हैं? हाथ उठाएं। और कितने लोग जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं? चलिए वो उठा दीजिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले। सुनील गौड़ जी, हाँ ठीक है। शैलजा जी,
अब एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रो शब्द हटा दो, ठीक है बस। तो आप बताइए कि इनके आखिरी के 2 शब्द हैं, उनका नाम क्या है? लॉजी और नॉमी। हाँ, तो लॉजी काहे की बनती है? एस्ट्रोलॉजी। नहीं नहीं, एस्ट्रो हटा के बोलो, लॉजी काहे की बनती है? लौकी की। अरे लौकी की क्यों बनती है भाई? मनीषा जी बताएंगी। आम की सर। आम की। अच्छी लगती है कि नहीं लगती? जी सर। तो लॉजी सबको पसंद है। नौमी अलग अलग, वो लॉजी कैसे बनी, कौन कैरी लाया, किसने काटी, किसने बनाई, ये किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए लॉजी। सबको चाहिए वो खट्टी मीठी चटनी, और वो मिलेगी आपको एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में नहीं मिलेगी। इसलिए कोई एस्ट्रोनॉमी नहीं सुन। लेकिन फिर भी हमें कभी कभी टेक्निकली दृष्टि से कि लॉजी बनती कैसे है, इसलिए थोड़ा सा हमको एस्ट्रोनॉमी पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब हम किसी चटनी को बनाने के लिए जिस चीज की हमने लॉजी बनाई है, एज इट इज नहीं परोसते। अगर हम एज इट इज परोस देंगे तो कोई उसे खाएगा ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा काला नमक डालते हैं, थोड़ा सा हींग डालते हैं, थोड़ा सा और मसाले डालते हैं। जी डालते हैं गुरु कि जी। नहीं डालते हैं? जी गुरु जी। बताओ, आदमी कहता है क्या लॉजी जी बनी है यार। जी गुरु है? जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें हाँ। तो हमें एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है सबको। डायरेक्ट हमें वो नहीं खाने, आम नहीं खाने, मतलब आम खाने पेड़ नहीं गिनते। तो कहने का मतलब है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ करता रहूंगा। मैं क्लास में ज्योतिष से हटके बातें करता हूँ, लेकिन ज्योतिष की बातें करता हूँ। आपके साथ जब भी मेरा संवाद होगा, आप ये मत सोचो कि मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं ज्योतिष से जोड़ करके ही आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको उस दुनिया से जोड़ के पढ़ा रहा हूँ जिस दुनिया में हम रहते हैं। हमारा ज्योतिष पढ़ने पढ़ाने का ढंग वो होगा जो हम जिंदगी में जी रहे। जो हम जी रहे हैं ना, वो हम ज्योतिष में ही जी रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम ज्योतिष में जी रहे हैं। हमें कभी नहीं मालूम होगा कि हम एस्ट्रोलॉजी को भी ज्योतिष में ला सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो मैं आपके जीवन में बार बार लेके आऊंगा। आज मैं आपके साथ क्लास में इतना ही संवाद करूंगा, क्योंकि अभी ये गड्ढा हो गया है। आगे आपके मन में कोई प्रश्न होते हैं तो आप उन्हें भी लेके आना। हम कल 3 बजे क्लास करेंगे और 3 बजे आपके साथ मिलेंगे। अभी मेरा समय पूरा होता है। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, कोई विषय है? अलका जी है? अलका जी चली गई के हैं? नहीं नहीं हूँ जो गुरु जी, यही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब आप इन लोगों से आप आगे की बातचीत कर लीजिए। किसी को कोई भी प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप रेफरेंस दे देना, और मेरी क्लास यहाँ पर मैं विराम देता हूँ, और उसके बाद सर्वे बहुत करके समाप्त कर देना। जय गणपति। जय गणपति गुरु जी। सर हाँ जी बताइए, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, कल की क्लास 1 घंटे की होगी कि लंबी होगी? हाँ थोड़ी बड़ी है। 3 बजे से बोलिए ना 5 बजे तक चलेगी। उसमें संक्रांति के बारे में और आप लोग को जो भी कुछ आएंगे तो अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी उसमें। आइए जरूर अटेंड करिए क्लास, है ना? हाँ जी। तो मैम कॉमन क्लास होगी ना प्रवीण 1-2 की? हाँ कॉमन क्लास। ये मनीषा द्विवेदी ने एक कौन अभी मयंक शर्मा कोई बोल रहे थे, हैं अभी? मयंक शर्मा जी हैं? नहीं है? चलिए, और कुछ पूछना है आपको लोग को तो बताइए। मैम विक्रम मोहिते बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ बोलिए।